नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज भारत के 4 राज्यों में 5 सीटों पर विधानसभा की जो 5 सीटें हैं उन पर आज चुनाव के जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे आने वाले हैं और नतीजे लगभग आ ही चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, क्या पोजीशन लगती है कि इन जो 5 सीटें हैं 4 राज्यों की, उनमें उपचुनाव हुए हैं, तो उनके किस तरह के समीकरण जो है वो सामने आ रहे हैं? और जो समीकरण सामने आ रहे हैं, हालांकि इन समीकरणों का जो भी, चाहे कोई भी पार्टी जीतती है, किसी भी पार्टी विशेष पर कोई खास ज्यादा उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जो जीत है वो बड़ी मायने रखती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपने बताया कि 5 सीटों पे उपचुनाव जो हुआ है उनके नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। पंजाब की सीट लुधियाना वेस्ट बस्ती है, जो अभी जिसकी गिनती अभी शुरू है। जी, पश्चिमी लुधियाना की अगर बात करूं तो वहां तो एक तरह से अभी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी क्लियर जीत की और बढ़ती जा रही है। 4 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो 2 उपचुनाव गुजरात में हुए हैं, एक केरला में हुआ है और एक पंजाब की लुधियाना सीट पे हुआ है और एक पश्चिमी बंगाल में हुआ है। देखिए, इस बार मुझे लगता है एक और बात हुई है कि गुजरात की बात करूं तो गुजरात में आम आदमी पार्टी भी, वहां भी एक क्लियर सीट निश्चित रूप से विसावदार की सीट डिक्लेयर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया चुनाव जीत चुके हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत सेटबैक है। बीजेपी पिछले 20-22 साल से वहां पे सत्ता में है और बीजेपी के पास जो कुल विधानसभा सीटों की बात करें, गुजरात में 182 सीटें हैं। 182 में 161 विधायक बीजेपी के हैं और इस स्थिति में आम आदमी पार्टी का एक उपचुनाव में जीत पाना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। और वहां पे जो वो सीट बीजेपी जो हारी है, उस बीजेपी के हारने से बीजेपी को बहुत सेटबैक लगा, मुझे लगता है। बिल्कुल बड़े स्टेट में और अपना प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टेट है, वहां पे लंबे समय तक बीजेपी की सरकार। देखिए, केंद्रीय सत्ता की अगर बात करें तो केंद्रीय सत्ता पर किसी पूरी तरह से इस समय गुजरात लॉबी जो है हावी है। चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो गुजरात से होने की वजह से गुजरात में बीजेपी का दबदबा जो है वो बड़ा लंबे समय से वहां पे चल रहा है। और ऐसे समय में आम आदमी पार्टी द्वारा एक सीट निकालना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी का सीट निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक की तरह है। और इसी प्रकार से हम लुधियाना वेस्ट सीट की बात करते हैं। लुधियाना वेस्ट सीट में भी तकरीबन मान के चलो अभी 12 राउंड की गिनती वहां पे हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो संजीव अरोड़ा है, वो मुझे लगता है 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनकी भी ऑलमोस्ट 2-3 राउंड के बाद जीत डिक्लेयर होना सुनिश्चित। अच्छा, मेरा साहब एक चीज और, बीजेपी हालांकि बीजेपी शहरी वोटों पर अपना दावा जताती रही, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कहीं ना कहीं मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी वोट प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा बड़ा है। और अब की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसका और कांग्रेस पार्टी का मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। बेशक तीसरे नंबर पर है, कर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी वो इस बार चुनाव में नजर आई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गेन किया है और बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो जीवन गुप्ता है 17,500 वोट उन्होंने गेन किए जी। बहुत अच्छा वोट उनका कह सकते हैं और मुझे लगता है आने वाले जो भविष्य है शहरी वोटरों पर भाजपा की जो पकड़ है और मजबूत बनती जा रही है। अच्छा, मैंने सब एक चीज और बताइए मुझे कि जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी जीती है, इधर लुधियाना पश्चिमी सीट की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो सीट है, यहाँ से जो इस समय उम्मीदवार थे वो पहले राज्यसभा मेंबर थे। अगर इस बार वो सीट जीत गए हैं, लगभग जीतते नजर आ रही है। उनके जीतने के बाद क्या केजरीवाल जो है वो राज्यसभा की ओर रुख करेंगे और राज्यसभा से क्या वो अपनी जो राजनीतिक पारी है एक बार फिर से जो नेशनल लेवल की राजनीति है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, उसमें दखल करते हुए नजर आएंगे? निश्चित रूप से संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा के मेंबर हैं और उनको उपचुनाव में उतारना ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि राज्यसभा की चुनाव जो पंजाब से सीट खाली हो जाएगी और जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं
उनको अरविंद केजरीवाल उनको राज्यसभा में भेजने का प्लान जो रणनीति है आम आदमी पार्टी के, और निश्चित रूप से मान के चलो यही होगा। संजीव अरोड़ा को इसलिए चुनाव लड़ाया गया कि राज्यसभा की सीट अरविंद केजरीवाल के लिए खाली हो जाए, और ये तय है आगे जो जब भी राज्यसभा की सीट का चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव में उतारा आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। जी, इसी तरह केरल की नीलांबर सीट और बंगाल की कालीगंज सीट जो है, ये दो सीटें भी हैं। इन सीट्स पे क्या लगता है कि किस तरह के जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं? नीलांबर केरल की सीट की बात करें तो यूनाइटेड फ्रंट डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो कांग्रेस का नेतृत्व वाला जो ये फ्रंट है, उनका जो उम्मीदवार है वो आगे जीता है, वो जीत चुका है वो। और सीपीआईएम के जो वो पीछे है 2 नंबर पे वो। तो कांग्रेस का केरला में वैसे भी कांग्रेस का जनाधार अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो उनकी सरकार है और सत्तारूढ़ पार्टी का फायदा मिला, बिल्कुल फायदा मिला। लेकिन वहीं सत्तारूढ़ पार्टी को जहाँ फायदा मिला कालीगंज में, जहाँ टीएमसी को फायदा मिल रहा है, केरल में केरल नीलांबर में उसको फायदा मिल रहा है, और जो उसमें गुजरात की अगर हम बात करें तो कादीपुर में उसको फायदा मिला है, सॉरी कादी में, गुजरात में जो कादी की विधानसभा सीट है उसमें बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन दूसरी ओर गुजरात के विसावदार में आम आदमी पार्टी जीती है और बीजेपी का उम्मीदवार हारा है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये गुजरात में बहुत बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को है, और लुधियाना में भी आम आदमी पार्टी को सरकार का फायदा हुआ है, इसलिए संजीव अरोड़ा निश्चित रूप से जीत की कगार पे है। मेरा सब एक देखिए, बहुत इस बार जो बड़ी चीज आपको नजर आ रही है कि उपचुनाव में जहां बात करें 4 स्टेट्स की बात करता हूँ, 4 स्टेट्स में से 5 सीटें जो है, 5 में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सिर्फ एक ही सीट जो है वो इस बार नजर आती है। तो क्या लगता है कि इससे आपको क्या नजर आ रहा है? वो भी गुजरात की सीट एक आई है, उसको अगर दूसरी बाकी स्टेट की सीट जीतते हो तो कहीं 3 नंबर पे, कहीं 2 नंबर पे है, और इस तरह से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा इलेक्शन दोनों स्टेट में लड़ा है, और इसलिए 2 सीट पाना, 5 में से 2 सीट गेन करना, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक उपलब्धि माना जा सकता है। सो दोस्तों, इस समय जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि लुधियाना पश्चिमी की जो सीट है उस पर आम आदमी पार्टी काबिज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 12 राउंड के जो चुनाव हैं वो 12 राउंड की जो गिनती है वो हो चुकी है, और 12 राउंड की गिनती में आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के भारत भूषण आशु है उससे लगभग 10,000 सीटों का जो बढ़त है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। इसी तरह से गुजरात की जो 2 सीटें हैं उस पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है और एक पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत दर्ज कर चुकी है। दूसरी ओर पंजाब की अगर लुधियाना की बात करते हो, कांग्रेस की जो फूट थी वो और उजागर हुई है। बिल्कुल, और कांग्रेस की फूट की वजह से जो कांग्रेस आ रही है अपनी फूट की वजह से आ रही है। कांग्रेस के राजा बडिंग थे, कांग्रेस के जो सांसद है वो, बिल्कुल वो भी चुनाव में बहुत कम लुधियाना में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, और कहीं न कहीं जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं पंजाब में, वो भी उनको भी बहुत कम वहाँ पे लुधियाना में चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया है। और इसलिए मुझे लगता है ये सारा का सारा जो चुनाव भारत भूषण ने अपनी टीम के साथ, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने चुनाव लड़ा है, और लेकिन 2 नंबर पे आए हैं। तो ये कहीं बिल्कुल देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक यूं कहें कि सिर्फ धड़कीबाजी वाली बात हो सकती थी। लेकिन देखिए अभी 2 साल चुनाव में, पंजाब में 2 साल चुनाव में बचे हैं, अभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये माना है कि 2 साल सत्ता में रहेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं संजीव अरोड़ा को चुनाव उन्होंने जितवाया है। और आगे देखने वाली बात है कि आगे किस किस के क्या समीकरण बैठते हैं। आगे वहाँ पे परोपकार सिंह भी श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट थे, और उन्होंने भी 7,000 वोट गेन किए हैं। देखिए श्रोमणी अकाली दल की भी बात यहाँ करना मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की ये बात भी हो रही है कहीं आगे आने वाले समय में श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं गठजोड़ हो सकता है। इस तरह की बातें कुछ मैं बिल्कुल वहीं आने वाला था कि मैं श्रोमणी अकाली दल की बात करूं कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछले एक लंबे समय से इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है, और आज के अगर हम कुल वोट को देखते हैं, अगर आज भी श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते
तो फिर ये जीत तो भी नहीं मिलकर चुनाव अगर लड़ते हैं तो भी आज का जो हम सिनेरियो की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से कम वोट मिले उनको। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक हालांकि है। हालांकि वो पर मजबूत स्थिति जो थी, मजबूत स्थिति हो सकती है। हालांकि शहरी सीट थी, शहरी सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है ना जो ऊपर गया है, निश्चित रूप से अब और भी ऊपर जाने वाला है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने शहरी वोटों पे काम किया है। अब तक की बात करें तो अब तक की बात ये है कि अब तक जो है 5 सीटों में से 4 के लगभग चुनाव जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं, और जो 4 सीटें हैं या 5 सीटें हैं लगभग, उसमें से 2 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में चली गई हैं। उसमें से एक कांग्रेस, एक टीएमसी और एक भारतीय जनता पार्टी के हक में गई है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? हमारा ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है वहां पे केरला में, वो जी, उनका कैंडिडेट बिल्कुल कैंडिडेट जीता है। जी जी जी। नीलाम बोझ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।